दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों अब धमकी की भाषा गिड़गिड़ाने की भाषा में बदल गई है। और कैसे बदल रही है? एक तरफ महाभियोग लाने की तैयारी पर गंभीरता से विचार, दूसरी तरफ जनता का अपने एपिक कार्ड को लेकर सीधे सीधे राहुल गांधी के सामने आना और जनसैलाब के बीच राहुल गांधी की यात्रा का बढ़ते जाना इस बात का संकेत है कि जब जनता अपने ऊपर आ जाए तो सिस्टम का कोई भी हिस्सा, व्यवस्था का कोई भी हिस्सा चाहे जितना बड़ा गोदी बनने की कोशिश करे, उसकी गोदीगिरी को जनता की ताकत के साथ आसानी से मात दी जा सकती है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से गाड़ियों का काफिला छोड़ दीजिए, बल्कि जनता का काफिला देखिए कितना बड़ा है और किस तरह से बिना किसी भय के लोग सीधे सीधे राहुल गांधी के सामने पहुंच रहे हैं और कह रहे हैं, बिहार के अलग अलग हिस्सों में लोग कह रहे हैं कि उनके नाम काट दिए गए या उनके बूथ पर अलग अलग लोगों को जोड़ दिया गया जिनको वो जानते तक नहीं है, उनके इलाके के नहीं है। तो जिस प्रकार का खेल एसआईआर के नाम पर हुआ और उसके पहले से जिस प्रकार का खेल चल रहा है, उस खेल के ऊपर यदि राहुल गांधी ने सीधी लड़ाई का शंखनाद कर दिया, चाहे कर्नाटक के महादेवपुरा हो, चाहे पूरे बिहार का दौरा हो, वोटर अधिकार यात्रा हो, या उनके साथ तेजस्वी यादव और लालू यादव समेत इंडिया गठबंधन के अलग अलग दलों की गलबहियां हो, हर तरह की कोशिशों में पिछले 24 घंटों में भाषा का स्तर, कम से कम सिस्टम की तरफ से आने वाला भाषा का स्तर बदला हुआ नजर आ रहा है। कैसे बदला हुआ नजर आ रहा है? कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखा होगा। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था? देश से माफी मांगने की बात कही जा रही थी, एफिडेविट की बात कही जा रही थी ज्ञानेश कुमार के द्वारा। और अभी कुछ देर पहले राहुल गांधी का जो वीडियो आज आया है वोटर्स के साथ संवाद करते हुए, और तमाम तरह की गड़बड़ियां जब वोटर खुद बता रहे हैं, तो बिहार के चीफ इलेक्शन ऑफिसर यानी सीईओ का जो ऑफिशियल ट्वीट है, जरा उस ट्वीट को आप देखिए। और उस ट्वीट में क्या है? धमकी वाली भाषा अब गिड़गिड़ाने वाली भाषा में, अनुरोध वाली भाषा में है कि कृपया उनके एपिक कार्ड उपलब्ध कराएं और नाम जुड़वाने का कष्ट करें, बीएलओ से संपर्क करने की बात उन्हें कहें। ये भाषा का स्तर 24 घंटे में क्यों बदला है? ये न तो राहुल गांधी ने बदला है, न तेजस्वी यादव ने बदला है। ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने जो मुद्दे उठाए, राहुल गांधी जिन मुद्दों को लेकर के लड़ते हुए दिखाई दिए, उसके साथ जो जनसैलाब बिहार की सड़कों पर उमड़ा है, उस जनसैलाब ने बदला है, हालात ने बदला है। और हालात के बीच जब बात महाभियोग की हो जाए और उन सब के बीच राहुल गांधी ने जब आज खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया, सीधा ऐलान कर दिया कि पूरे देश भर में वह वोट चोरी पकड़ने जा रहे हैं, पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से ये सारे सिस्टम को एक्सपोज करने जा रहे हैं, तो भाषा का स्तर बदलना तो स्वाभाविक था। लेकिन कल कौन भूल सकता है, रविवार की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन भूल सकता है, जब ज्ञानेश कुमार सीधे सीधे विपक्ष को धमकी देने के स्तर पर आ गए, एफिडेविट की बात करने लगे और देश से माफी मांगने की बात करने लगे। लेकिन आज राज्यसभा के अंदर जब विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने 2022 में समाजवादी पार्टी की तरफ से दिए गए एफिडेविट का मुद्दा उठाया, तो सिस्टम को जैसे सांप सूंघ गया, सरकारी भोंपुओं को जैसे सांप सूंघ गया। और जिस तरह से इस देश में लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व यानी चुनाव को लेकर के भ्रम फैल रहा है, इस भ्रम को फैलाने के लिए न तो राहुल गांधी जिम्मेदार है और न ही अखिलेश यादव या तेजस्वी यादव जिम्मेदार है, न तो उद्धव ठाकरे जिम्मेदार है, न ही शरद पवार या ममता बनर्जी जिम्मेदार है, न बिहार का इलेक्शन जिम्मेदार है, न ही महाराष्ट्र, बंगाल या कर्नाटक का इलेक्शन जिम्मेदार है। जिम्मेदार कोई है तो ज्ञानेश कुमार का आयोग है, उसके पहले राजीव कुमार का आयोग है। और कारण क्या है? आखिर महाभियोग की बात से सिस्टम को सांप क्यों सूंघ गया है? आइए जरा महाभियोग की प्रक्रिया की भी बात कर लेते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि संसद के दोनों सदनों में सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन का बहुमत है, लिहाजा महाभियोग पारित होने की तो कोई संभावना नहीं है। लेकिन महाभियोग यदि पेश होगा तो सदन के दोनों सदनों में चर्चा होगी, और चर्चा होगी तो तमाम बातें जो अभी सड़क पर खुलकर सामने आ रही है, वो सदन के रिकॉर्ड में खुलकर सामने आएगी। और फिर उसके बाद सत्ता या सत्ता के कथित इशारे पर चलने वाले सिस्टम का अपनी नाक बचाना मुश्किल हो जाएगा। चर्चा बहुत सारी चीजों को बदल देती है। आप सबको याद होगा किस तरह के पक्षपात के आरोप पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर लगते थे,
और जब उन पर आरोप लगते थे, उसके बाद एक बार जब उनके खिलाफ अविश्वास की तैयारी हो गई, ये मामूली घटना नहीं थी कि राज्यसभा में सभापति के खिलाफ अविश्वास की बातें हो गई। उसके बाद से धनखड़ ने थोड़ा सा अपना रुख न्यूट्रल होने या न्यूट्रल दिखाने, सांकेतिक रूप से ही सही करने की कोशिशें शुरू कर दी। फिर क्या हुआ? फिर तो सत्ता पक्षी उन्हें हटाने पर तुल गया और अंततः उन्हें इस्तीफा देकर जाना पड़ा। ये हालात है कि सिस्टम में यदि कोई व्यक्ति न्यूट्रल हो या कम से कम न्यूट्रल दिखाने की कोशिश करे, तो सत्ता कैसे उसके साथ सलूक करती है, ये धनखड़ के मामले में, पूर्व उपराष्ट्रपति के मामले में पूरे देश ने देखा है। उपराष्ट्रपति चुनाव में मध्यावधि चुनाव की नौबत या राष्ट्रपति चुनाव में मध्यावधि चुनाव की नौबत तभी आती है जब इस संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति का निधन हो जाता है। इस्तीफे की वजह से यह पहला मौका है कि वहां चुनाव की नौबत आ गई है। लेकिन क्या जिस तरह से ज्ञानेश कुमार इस सिस्टम को चला रहे हैं, क्या संवैधानिक मर्यादाओं का भी निधन हो गया है, देहांत हो गया है? यह बड़ा सवाल है। और इसी तरह की परिस्थितियों के लिए संविधान में महाभियोग जैसी प्रक्रिया की चर्चा है। महाभियोग होता क्या है? सीईसी के खिलाफ, सीईसी के खिलाफ महाभियोग का मतलब है, जैसा संविधान का अनुच्छेद 324(5) कहता है कि जो प्रक्रिया महाभियोग के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों के लिए है, वही प्रक्रिया सीईसी के लिए। अब सीईसी के लिए यानी ज्ञानेश कुमार पर महाभियोग आएगा तो कैसे आएगा? कम से कम 50 लोग साइन करेंगे, किसी एक सदन में इनिशिएट होगा, वहां से महाभियोग की प्रक्रिया चलेगी, लोकसभा से या राज्यसभा से। विपक्ष के पास उतने नंबर हैं कि महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सके। लेकिन क्या आसन इसकी मंजूरी देगा? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन विपक्ष अड़ जाए तो मंजूरी देनी होगी, पास हो या ना हो। सभी जानते हैं कि प्रेजेंट एंड वोटेड के 2/3 से पास होना है तो 2/3 यानी 2/3 बहुमत नहीं है, सत्ता पक्ष के पक्ष में भी नहीं है और विपक्ष के पास तो होने का सवाल ही नहीं है। तो ये प्रक्रिया पास नहीं होगी। लेकिन यदि एक बार सदन के अंदर इस पर चर्चा हो जाए तो फिर पद पर अपमान सहकर बने रहना, सिस्टम को एक तरह से गिरवी रखकर पद पर बने रखने की कोशिशों में क्रेडिबिलिटी का जो हनन होगा, क्रेडिबिलिटी जो जाएगी, उसके बाद पद पर रहना और ना रहना ज्ञानेश कुमार के लिए दोनों बराबर हो जाएगा। आखिर कई सारे मुद्दे एक साथ आ रहे हैं। एक मुद्दा तो महादेवपुरा से राहुल गांधी ने उठाया कि वोट चोरी हो रही है। एक व्यक्ति 4-4 जगह बकौल राहुल गांधी वोट कर रहा है, कोई 2 जगह वोट कर रहा है, कोई लखनऊ में भी वोट कर रहा है, तो कोई महाराष्ट्र में, कर्नाटक में भी वोट कर रहा है। इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आज राहुल गांधी से जब लोग इंटरेक्ट कर रहे थे, स्थानीय लोग जब उनसे मिल रहे थे, जिनके नाम कटे हैं, कि मृत बताकर या स्थानांतरित बताकर जिनके नाम काटे गए हैं, वो लोग अपने एपिक कार्ड के साथ मिल रहे थे, तो कई सारी और बातें भी खुल रही थी। एक पंचायत का चुनाव लड़ चुके व्यक्ति ने तो यहां तक कहा कि उसके पंचायत में 400-500 ऐसे लोगों के नाम जोड़ दिए गए हैं जिन्हें गांव में देखा तक नहीं गया। कौन है वो लोग? कहां से आए हैं? मैं जिस इलाके से आता हूं, चंपारण के इलाके से, वहां की 3 विधानसभा सीटों पर रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने एक रिपोर्ट पेश की है। रिसर्च की हुई रिपोर्ट है। बगहा, पिपरा और एक और विधानसभा सीट का नाम है। 3 विधानसभा सीटों पर की है और 3 विधानसभा सीटों में 80,000 ऐसे संदिग्ध वोटर की पहचान उसने की है। कोई जवाब है इसका ज्ञानेश कुमार के पास या सीईओ बिहार के पास? जाहिर सी बात है, कोई जवाब नहीं है। लेकिन रक्षात्मक मुद्रा, कल आक्रामक मुद्रा का प्रदर्शन और आज रक्षात्मक मुद्रा का प्रदर्शन, 24 घंटों में इतना ऐसा हो क्या गया है कि अचानक रुख बदलने लगा। एक तरफ संजय सिंह, महुआ मोइत्रा जैसे लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब वहीं जहां राजीव प्रताप रूडी बनाम संजीव बालियान का चुनाव हुआ, उसी कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और वहां पर ज्ञानेश कुमार को तो अज्ञानेश कुमार तक कहा है संजय सिंह ने। खैर, वो ज्ञानेश है या अज्ञानेश है वो वही जाने। मेरी जानकारी के मुताबिक वो 88 बैच के आईएएस अफसर है। स्वाभाविक है कि पढ़ने में तेज तर्रार रहे होंगे तभी पास किए होंगे। मेरी जानकारी के मुताबिक वो आईआईटीएन भी है। स्वाभाविक है कि आईआईटी जैसी टफ परीक्षा को उन्होंने पढ़ने लिखने में ठीक ठाक रहे होंगे तभी पास किए होंगे। लेकिन उनके कामकाज में कहीं भी उनका वो ज्ञान नहीं झलका जिससे उनका नाम ज्ञानेश रखने की सार्थकता को सिद्ध किया जा सके। आईआईटी गए, लेकिन आईआईटी वालों के नाम पर क्या उन्होंने धब्बा नहीं लगाया? क्या यूपीएससी के नाम पर ज्ञानेश कुमार के चाल चरित्र और चेहरे ने धब्बा नहीं लगाया, जो सीधे सीधे आकर ये कहे
कि वोट डालने वाले यानी वोटर बूथ पर लगी हुई जो सीसीटीवी है वो अगर कोई देख लेगा तो बहु बेटियों की प्राइवेसी भंग हो जाएगी। इस तरह का बेतुका तक तो आईआईटी में नहीं पढ़ाया जाता, किसी आईआईटी में नहीं पढ़ाया जाता होगा, ये दावे के साथ मैं कह सकता हूं। और नहीं लवासना मसूरी में ऐसी ट्रेनिंग दी जाती होगी, ये भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं। लेकिन ये ट्रेनिंग कहां से मिली? क्या अमित शाह के अधीन सहकारिता सचिव रहते हुए ट्रेनिंग मिली कि सीसीटीवी फुटेज जारी होने से बहु बेटियों की प्राइवेसी भंग हो जाएगी? ये कहां से ट्रेनिंग मिली ज्ञानेश कुमार साहब को, ये वही बताएंगे। लेकिन जिस ढंग से लोग सड़कों पर उतरे हैं, महाभियोग की बातें हुई हैं, और जिस ढंग से राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया है कि अब पूरे देश में इस मामले को एक्सपोज करने जा रहे हैं, राज्य दर राज्य एक्सपोज करने जा रहे हैं, तो उसके बाद सिस्टम का बैकफुट पर आना तो स्वाभाविक है। सवाल यह है कि एसआईआर के नाम पर बिहार में जो खेल हुआ, उस खेल के पीछे मंशा क्या थी? पहले बिहार आया, उसके बाद बिहार में तो ट्रायल एंड एरर बेसिस पर कोशिशें की गई, इसके बाद मुकम्मल तैयारी के साथ बंगाल में करने की तैयारी थी, ममता बनर्जी को हराने की कोशिशों में लगने की तैयारी थी। लेकिन क्या इस तरह की कोशिशों के लिए ममता बनर्जी की ब्यूरोक्रेसी अपने सिस्टम को इजाजत दे देती? और क्या होता उस संवैधानिक व्यवस्था का यदि ममता बनर्जी के राज्य में एसआईआर की कोशिशों पर ममता बनर्जी स्टेट की ब्यूरोक्रेसी को पार्टिसिपेट करने पर रोक लगा देती या रोक लगा देती है? तब पूरे सिस्टम का कबाड़ा होगा। लेकिन दावे के साथ यह कहा जा सकता है कि उससे ज्यादा कबाड़ा तो नहीं होगा जितना ज्यादा कबाड़ा राजीव कुमार और ज्ञानेश कुमार के दौर में लोकतंत्र के महापर्व को संपन्न कराने वाली संस्था का हुआ है। महाभियोग लाया जाना अपने आप में बेहद शर्मनाक परिस्थितियों के का उदाहरण है, लेकिन महाभियोग लाने की हद तक जाने पर मजबूर होना यह लोकतंत्र की खूबसूरती का भी संकेत है कि कम से कम सिस्टम के अंदर संवैधानिक उपचारों की व्यवस्था है। लेकिन सवाल यह है, सबसे पवित्र लोकतंत्र में जिसे माना जाता है वोटिंग राइट्स, बूथ कैप्चरिंग रोकने के नाम पर मशीन और चिप वाली मशीन लाई गई। बूथ कैप्चरिंग रुकी या नहीं रुकी मुझे नहीं पता। क्या अब टेक्नोलॉजी के जरिए कोई बूथ कैप्चरिंग होती है? सबके अलग अलग दावे हैं, लेकिन इन दावों के बीच में यदि दिखने वाला सिस्टम भी यदि पारदर्शी नहीं रहा, वोटर लिस्ट के साथ यदि खेल होता हुआ नजर आया, तो फिर वोटर अधिकार यात्रा और बाकी चीजों की बात की जाए तो सारा खेल वही धरा का धरा रह जाता है। और अब जाकर के मामला यही टिक गया है कि क्या राज्यसभा में उपसभापति, चूंकि सभापति अभी है नहीं, पद खाली है धनखड़ साहब के इस्तीफे के बाद, राज्यसभा में सभापति की भूमिका निभा रहे हरिवंश या लोकसभा में ओम बिरला महाभियोग की इजाजत देंगे? और यदि इजाजत नहीं देंगे तो फिर उसके बाद देश के अंदर जो अविश्वास का माहौल बनेगा उसका मुकाबला कैसे होगा? विपक्ष तो तैयारी कर रहा है और विपक्ष को तैयारी करनी भी चाहिए। आज की तारीख में यदि बहुत साफगोई के साथ एक बात कही जाए तो जनता का विश्वास हिला हुआ है। किसके ऊपर? सिस्टम के ऊपर, साध्य और साधन की पवित्रता को सुनिश्चित करने वाले संस्थानों के ऊपर। और यह विश्वास जनता का ही नहीं हिला है, यह जिस नानी फैक्टर यानी नायडू नीतीश फैक्टर पर यह सरकार टिकी हुई है, उन्हीं में से एक चंद्रबाबू नायडू का भी हिला हुआ है। चंद्रबाबू नायडू ही वो नेता थे, वो मुख्यमंत्री थे जिन्होंने एसआईआर के प्रोसेस पर सबसे पहले सीईसी को चिट्ठी लिखी, ज्ञानेश कुमार को चिट्ठी लिखी और कहा कि एसआईआर के प्रोसेस की ऑडिट एक दूसरी संवैधानिक संस्था सीएजी से, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संपन्न कराई जाए। तो ये हालात यदि बने हैं कि सरकार के अंग एनडीए के तहत अंतर्गत माने जाने वाले दलों को भी जब इस सिस्टम पर भरोसा नहीं है, तो कौन सा भरोसा ज्ञानेश कुमार दिला रहे हैं? और ज्ञानेश कुमार की पीठ पर खड़े हुए लोग और सिस्टम किस तरह के भरोसे की बात कर रहे हैं? रही बात सत्ता पक्ष की, तो उसकी बात ही क्या की जाए। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को कल उम्मीदवार घोषित किया। विपक्ष से औपचारिक तौर पर मदद की मांग की गई और एक तरफ विपक्ष से मदद की मांग और घंटे 2 घंटे बाद जेपी नड्डा का ट्वीट आता है कि नेहरू ने वो किया, नेहरू ने ये किया। ये आज के दौर में लोकतंत्र में सहमति बनाने का तरीका है, यानी एक तरफ से आलोचना का स्तर बढ़ाया जाए और वो भी अतार्किक आलोचना, जिस आलोचना का कोई आधार नहीं है, और उसके साथ साथ विपक्ष से समर्थन की मांग भी की जाए।
अब इस तरह का खेल तो आज तक मैंने नहीं देखा है जो मौजूदा दौर में चल रहा है। इस देश के अंदर लोकतंत्र ने वो सिस्टम भी देखा है जब न्यूयॉर्क की धरती पर खड़े होकर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं कि जब संसद पर हमला हुआ था तो सबसे पहले उनकी कुशलक्षेम विपक्ष के नेता सोनिया गांधी ने पूछी थी। और खुलेआम कहा था अटल बिहारी वाजपेयी ने कि जिस देश में प्रधानमंत्री और नेता विपक्ष के बीच इतना विश्वास का माहौल हो, वहां लोकतंत्र कभी खतरे में नहीं आ सकता। लेकिन आज अमृतकाल में क्या लोकतंत्र वाकई खतरे में आ गया है? संविधान पीठ की सीरीज चल रही है 10-11 सालों से, वो कई बार मैं आपको बता चुका। और संविधान पीठ बन रही है तो सत्ता की कारगुजारियों से। तो क्या अब सीसी और ईसी को लेकर भी संविधान पीठ बनेगी? कई सारे ऐसे सवाल हैं जिन सवालों के इर्द गिर्द अब सिस्टम को नए सिरे से देखना पड़ रहा है। राहुल गांधी ने तो समा बांध दिया है। राहुल गांधी ने बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश को एसआईआर के मुद्दे पर और चुनाव आयोग की गतिविधियों के मुद्दे पर केंद्रित कर दिया है। और यह मुद्दा अब राहुल गांधी का नहीं बल्कि जनता का मुद्दा बन गया है। तो आगे देखते हैं कि किस प्रकार से सत्ता और सत्ता के पिछलग्गू बनकर चलने वाला सिस्टम अपना बचाव करता है। महाभियोग आएगा या नहीं आएगा, अगले कुछ घंटों में पता चल जाएगा। लेकिन महाभियोग लाने की बात भी यदि हो गई है तो ये मामूली घटना नहीं है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।